कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करनी है, सो दैट हमारी जो रिजल्ट है वो अगर आप मान लो 350 आ रही हो तो वो 200 250 क्रॉस हो जाए, 600 650 तक अगर अपन 600 पहुंच रहे हैं तो क्यों कैसे हम 700 को टारगेट करें। अलग अलग टीचर्स, अलग अलग नोट्स, अलग अलग चीज़ों में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अभी फिलहाल बस एनसीईआरटी पढ़ना है बार बार। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये कुछ टॉपिक्स है जो हमको कवर करने हैं बेटा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितनी भी नेम रिएक्शंस पढ़ोगे उनको सबको अलग से लिख लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आई एम कार्तिकेय, आई वेलकम यू ऑन द फिजिक्स वाला चैनल। देखिए, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब नीट एग्जाम्स के, नीट 2026 के बहुत ही कम दिन रह गए हैं, यानी लगभग 3 महीने के आसपास 80-85 दिन रह गए हैं। तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत ही जोरों शोर से, बहुत ही लग के आप काम कर रहे होगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी, जूलॉजी में, सारे सब्जेक्ट्स में। और ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो चुका होगा। अब बारी है रिवीजन की। अब रिवीजन को प्लान कैसे करना है, और अब बारी है टेस्ट को कैसे इंप्रूव करना है, टेस्ट में मार्क्स को कैसे इंप्रूव करना है। टेस्ट आप दे रहे होगे और 3 महीना खूब दबा के बढ़िया से टेस्ट देना है। अभी नहीं, सारे टेस्ट को प्रॉपर एनालिसिस करते हुए आपको आगे बढ़ना है, जिससे अब कुछ हम थोड़ा सा कुछ टेक्निक्स, कुछ टारगेट अपन लेके चलेंगे। इस जो 3 महीने दिन बचे हुए हैं 3 महीने के लिए, उसमें थोड़े से कैसे टेस्ट को, परफॉर्मेंस को कैसे इनहांस करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करनी है, सो दैट हमारी जो रिजल्ट है वो अगर आप मान लो 350 आ रही हो तो वो 200 250 क्रॉस हो जाए, 600 650 तक अगर अपन 600 पहुंच रहे हैं तो क्यों कैसे हम 700 को टारगेट करें। अगर अपन 500 है तो कैसे 600 को टारगेट करें। तो इस अचीवमेंट के साथ अपन आगे बढ़ते रहें। तो इसी बात को अपन पूरी टीम, पूरी नीट की टीम है। फिजिक्स के लिए मैं हूँ, केमिस्ट्री के लिए सर हैं, बायो के लिए सर हैं। आपको डिस्कस करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि किन किन मेजर टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। कैसे अपने को अपने रिजल्ट को इनहांस करना है, कैसे अपने रिजल्ट को इंप्रूव करना है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं फिजिक्स के बारे में। देखिए, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो 3 महीने के अंदर फिजिक्स को जीरो से तो नहीं पढ़ा जा सकता। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपने अभी तक अपने सिलेबस को लगभग टेंडिंग टू कंप्लीटिंग पे हो गए हो। ऐसा नहीं होगा कि सर अब हमें फिजिक्स को बेसिक से पढ़ना है। अगर आप बेसिक से पढ़ना है तो आप 2027 के लिए टारगेट कर सकते हैं। मैं सब उम्मीद कर रहा हूं कि आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा फिजिक्स के अंदर। मेजर टॉपिक्स आपने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, कुछ टॉपिक छूट गए होंगे, कुछ बैकलॉग्स लगे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, बैकलॉग भी लगी जाते हैं। तो अपने को अब, अगर मैं ये मानूं कि यहां तक मैं मान के चल रहा हूं कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपने एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, अब अपने रिजल्ट को, अपने रिवीजन को किस प्रकार से प्लान करना है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो फिजिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो वो आपके सामने पड़े हुए यहां पे। सबसे पहले अगर मैं 11th टॉपिक को टारगेट करूं यहां से, तो मैं सबसे पहले देख रहा हूं यूनिट एंड डायमेंशन है। भाई साहब, यूनिट एंड डायमेंशन पे 1 से 2 सवाल तो हर साल आने ही है। अगर मैं एवरेज निकालूं तो ये 1.5 सवाल 2 सवाल का एवरेज निकल के आता है हर साल नीट में। तो और ऐसे ये चैप्टर बहुत ही आसान है, मुश्किल से 1 से 2 से 2.5 घंटे लगते हैं रिवीजन के लिए। तो इसको कदाचित छोड़ के तो नहीं जाना है। तो यूनिट एंड डायमेंशन पे टारगेट करना है। इस पे ज्यादातर सवाल आपको या तो वर्नियर कैलिपर से मिल सकते हैं, या तो आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के सवाल देखने को मिल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इक्वेशन दे देगा वेव वगैरह का, या पूछ लेगा किसका डायमेंशन क्या है। तो उस बात को फोकस करना है। यूनिट एंड डायमेंशन एक अच्छा खासा वेटेज 4 नंबर 8 नंबर आपको दे के जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। आप सोच रहे हो कि सर बीच के टॉपिक क्यों गायब कर दिए। भाई, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर एनएलएम आ जाता है, वर्क एनर्जी पावर आ जाता है, सारी चीजें कंबाइंड हो जाती हैं। तो सेंटर ऑफ मास में मैं ज्यादा अगर मैं बोलूं तो इसके अंदर आप कोलिजन के बारे में थोड़ा सा टैकल कर सकते हैं। कोलिजन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। तो सेंटर ऑफ मास को भी आप छोड़ नहीं सकते। इनको रिवीजन करना है। सबसे पहला काम है नोट्स पढ़ने का। नोट्स पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस पे आइए। जो उन क्वेश्चंस को टारगेट कीजिए जो आपसे पहली बार में नहीं बने थे। उन क्वेश्चंस को टारगेट कीजिए जो आपसे टेस्ट में नहीं बने थे, या टेस्ट में एनालिसिस जो आपने उस टाइम पे छोड़ दिए थे। उन सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके टारगेट करते जाइए और उसको रिवाइज करते जाइए। तो इस प्रकार से आपका रिवीजन प्लान होना चाहिए, और आपका हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स रेडी होना चाहिए। एक पेज पे अगर मैं आपसे बोलूं कि सेंटर ऑफ मास का आपके पास में रिवीजन करना है, या फिर एग्जाम देने से पहले सेंटर ऑफ मास को कैसे रिवाइज करना है, तो सबसे पहला काम होगा एक पन्ना फाड़ना है। पन्ने फाड़ के
पेन से लिखिए, आंखें बंद करके सेंटर ऑफ मास में जितनी सारी चीजें आपको याद है वो सारी चीजें एक बार पेन पेपर पे लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो रिटेनिंग कैपेसिटी है वो इंप्रूव होगी। तो सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में नीट वगैरह में तो ज्यादातर सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पूछ लिए जाते हैं। इस साल भी पूछा, हर साल पूछता है, तो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ज्यादा फोकस करना है। हीट की बात करूं तो भाई साहब ये बहुत ही मेजर टॉपिक्स है, बहुत ज्यादा हाईली वेटेज का टॉपिक है और सबसे आसान भी है। मजेदार बात बोलूं तो सबसे आसान भी है। थर्मल प्रॉपर्टीज में हीट वगैरह पार्ट, कंडक्शन वाले पार्ट। केटीजी सिंपल टॉपिक, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ से भी इस बार तो सवाल आ गया, कैरनॉट वो अपने रेफ्रिजरेटर वगैरह को कंबाइन करके। तो ये जो हीट वाला जो मेजर टॉपिक है इसको भी आप बहुत ही अच्छे से देख के जाएं। इन टॉपिक्स को आप छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ने की कोई आशंका भी नहीं होनी चाहिए मन के अंदर। वेब एक ऐसा टॉपिक है जो एसएचएम को भी लेके बैठता है, तो वेब के अंदर भी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, सारी चीजें याद होनी चाहिए। और वेब में अगर मैं आपसे बोलूं, स्पेशली अगर आपसे बोलूं, स्पेसिफिक होकर बात करूं, तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है ऑर्गन पाइप और दूसरा है इंटेंसिटी बीट फ्रीक्वेंसी। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस टॉपिक को एक बार आप अच्छे से देख के जाइएगा। वेब की बात करें तो ये हो गई 11th की बात। 11th में इतने टॉपिक्स को आप छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 12th की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भाई साहब एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हर साल 2 से 3 सवाल आएंगे ही आएंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इस बार भी करंट इलेक्ट्रिसिटी सवाल है, सिंपल सवाल आते हैं, ज्यादातर सवाल ओम्स लॉ के होते हैं जिसमें इक्विवेलेंट वगैरह निकालना होता है, सीरीज में पैरेलल में सारी चीजें आप देख के जाइए। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स को छोड़ नहीं सकते, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज कर दिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर आप पेज पे सारे फॉर्मूले लिखे होंगे तो सारी चीजें याद होंगी। उसको मेमोराइज करने का ये एक तरीका है, बार बार चीजों को लिखते रहिए। लिखने से ज्यादा ऐसा रटो मत, रटोगे तो एक भी चीजें याद नहीं आएंगी एग्जाम टाइम पे। एग्जाम टाइम का टेम्परामेंट अलग होता है, इंसान नर्वस फील करेगा, पेपर का लेवल कैसा होगा वो उस दिन पे डिपेंड करेगा। अगर वो दिन आपका होगा तो नो डाउट आप बहुत अच्छा करोगे। इलेक्ट्रोस्टैट्स, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में स्पेशली बायोट सावर्ट लॉ को आप छोड़ नहीं सकते। ऑप्टिक्स की बात करूं तो ऑप्टिक्स के अंदर भाई साहब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो इस पे हर साल सवाल आ ही जाते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और जनरली रिफ्रैक्शन या लेंस की मैं बात करूं, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस यानी लेंस की बात करूं, तो इसमें लेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जिस पे हर साल सवाल वेटेज देखने को मिलते हैं। मेजरली की बात कर रहा हूं। दूसरा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इस सेमीकंडक्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, आप लॉजिक गेट देख के जाएं। लॉजिक गेट सेमीकंडक्टर के अंदर लॉजिक गेट वेरी इजी, हर साल सवाल आते हैं, इस साल भी आया, हर साल आते हैं। तो एवरेज ऑन एन एवरेज 4 नंबर यहां से आपको पक्के फोकट के मिलेंगे अगर आप सेमीकंडक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करके। ये सब चीजें वन टाइम वाली हैं, ऐसा नहीं कि आप पढ़ोगे भूल जाओगे। अगर एक बार पढ़ लिया तो, और एक बार पढ़ के बार बार चीजों को मेमोराइज करते रहोगे तो ये हमेशा आपको दिमाग में फिट रहेंगी और एग्जाम में तुरंत प्रॉम्प्ट एक्शन करेगा। मॉडर्न फिजिक्स तो भाई भूल ही नहीं सकते आप मॉडर्न फिजिक्स को। मॉडर्न फिजिक्स में खास तौर पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थियोरेटिकली बहुत अच्छे से समझ के जाएं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और दूसरी बात करूं तो एटम्स, जो आप बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ते हो उसकी बात करें तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एटम्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर मैं आपसे डुअल नेचर की बात कर लूं तो उसके अंदर डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h/p जो आप पढ़ते हो उसकी बात कर लेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको कतई छोड़ना नहीं है। एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिखिए, चीजों को बार बार रिवाइज करिए और अपने रिजल्ट को बहुत ही अच्छे से इनहांस करिए। ठीक है, तो ये रहा फिजिक्स की पूरी कहानी। तो फिजिक्स में इस प्रकार से आपको चलना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करने के लिए आप नोट्स को जरूर पढ़ें। नोट्स बच्चे स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कि नोट्स को बार बार, वो बोर हो जाते हैं पढ़ के, नोट्स को एक ही चीज को बार बार पढ़ के बोर हो जाते हैं। तो इससे होता है कि यार नोट्स को नई चीजें ढूंढने का प्रयास मत करो। अब जितनी नई चीजें पढ़नी थी आपने पढ़ ली, जितने नए क्वेश्चंस करने थे कर लिए, जितने नए क्वेश्चन टफ क्वेश्चन टारगेट करने थे कर लिए, जितने मेंस एडवांस के टारगेट करने थे कर लिए। अब सिर्फ मेंस तक की क्वेश्चंस करें, मेंस तक के क्वेश्चन करें जिसमें नीट अंदर ही समा जाएगा। तो सारी चीजें रिवीजन प्लान करिए बढ़िया से, टेस्ट पेपर दीजिए, मतलब कोशिश कीजिए कि वीक में 1 से 2 मॉक टेस्ट जरूर दें, वो भी फुल सिलेबस, यानी कि अभी पार्ट टेस्ट दें, फुल सिलेबस देने का कोशिश करें। अगर आप 3 महीने फुल सिलेबस टेस्ट देते हो तो मैं मान के चल रहा हूं हफ्ते में 2 टेस्ट अगर देते हो तो महीने में आपने लगभग 8 से 10 टेस्ट दिए।
अगर आप 8 से 10 टेस्ट या 8 टेस्ट भी मान लो, 3 महीने के अंदर आपने 24-25 टेस्ट दिए। अगर 25-26 टेस्ट अगर आप दे रहे हो 3 महीने के अंदर, उस 26 सवाल में एक क्वेश्चन, अगर आप एक फिजिक्स के अंदर 45 क्वेश्चन हैं, तो सोचो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए, कितने नए नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिले। और कुछ जरूरी नहीं कि 45 सवाल आपको आते ही होंगे, उन सारे सवाल को बढ़िया से देखिए, एनालाइज कीजिए, उस पर कैसे सोल्यूशन बनाया है उस सोल्यूशन को देखिए, सारी चीजें करिए, फिर आपका जो रिजल्ट है ऑब्वियसली आपको 3 महीने बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा साई सर, प्लीज प्रोसीड। जूलॉजी के बारे में आपको साई सर बताएंगे। हेलो एवरीवन, जैसे कि अभी फिजिक्स के सर बताए हैं आपको, कार्तिकेय सर, कौन सा चैप्टर कितना वेटेज है, वैसे ही मैं आप लोग को जूलॉजी के बारे में बताऊंगा। और मेरे को उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो रहा है। और भी मैं ऐसे ऐसे चीज़ें बताऊंगा जो कि जूलॉजी में आप लोग ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, और कौन सा चैप्टर कितना वेटेज का है वो चीज़ मैं बताऊंगा। और जूलॉजी के बाद बॉटनी भी आएगा और केमिस्ट्री भी आएंगे सर लोग, और आप लोग को बताएंगे कि क्या क्या वेटेज, कौन सा चैप्टर नीट के लिए ज़्यादा वेटेज कैरी ऑन करता है, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये मैं बताऊं तो बायो के लिए तो पूरा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है भाई। कोई चैप्टर, एक भी चैप्टर छोड़ना ही नहीं है। भले फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप देख रहे हैं कुछ कुछ चैप्टर्स को एलिमिनेट कर सकते हो, छोड़ सकते हो, लेकिन बायो में यदि 50% वेटेज है तो आपको पूरे चैप्टर्स को लेना है, चाहे वो बॉटनी क्यों ना हो, चाहे जूलॉजी क्यों ना हो। मैं पर्टिकुलरली ये बताऊंगा कि कौन सा हाई लेवल के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आते हैं और जिसको ज्यादा फोकस करना है। और अधिकतर जूलॉजी में ये होता है कि बच्चे ने ह्यूमन फिजियोलॉजी को ज्यादा फोकस कर देते हैं और बाकी चैप्टर्स को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है नीट एग्जाम के लिए भाई। और बायो का 50% वेटेज है, तो प्रॉपरली यदि बायो में आपको सपोर्ट मिल गया तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम भी बचेगा सॉल्व करने के लिए। और दूसरी चीज मैं ये बता रहा हूं, 11th और 12th में देखा जाए तो 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी है जूलॉजी में, तो ज्यादा फोकस वहीं बच्चे करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कुछ बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी फोकस करना है और एनिमल किंगडम में भी करना है। और मैं ये बोलूं तो आपके पास यदि टाइम नहीं है ना लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने का, तो आप नोट्स, पूरी मोटी मोटी नोट्स पकड़ के मत बैठिएगा, आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़िएगा। क्योंकि आपको पता है यदि बॉटनी और जूलॉजी, पूरे बायोलॉजी से मैं बात करूं तो 90 क्वेश्चंस में 85 से 86 क्वेश्चन पूरे एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा जाता है। तो क्यों ना हम एनसीईआरटी को ही पकड़ ले और एनसीईआरटी को ही फोकस करें, तो क्योंकि टाइम अभी बहुत कम है। ठीक है, तो देखिए, चलिए मैं बताता हूं कि कौन सा चैप्टर कौन सा क्वेश्चन कितने कितना वेटेज का देता है, और प्रायोरिटी ऑर्डर भी मैं बताता हूं। जैसे कि सबसे पहला मैं बात करूं तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, जनरली इसको एनिमल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यदि कॉकरोच, फ्रॉग ये सब चीजें तो एक क्वेश्चन वहां से आएगा, और बेसिक टिश्यू जो है हिस्टोलॉजी, वहां से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वैसे ही बायोमोलिक्यूल्स में बात करूं तो 3 से 4, और बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा मैक्रोमोलिक्यूल जो है उसको भी देखना जरूरी है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये सब चीज को फोकस करना है। न्यूक्लिक एसिड तो जेनेटिक्स में, बॉटनी में भी वहां आपको टच करेगा ही, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स में बेसिक क्लियर रखोगे तो वहां आपको मदद मिलेगी ज्यादा। ठीक है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ह्यूमन रेस्पिरेशन पूरा पढ़ना है तुमको, और यहां से डायग्रामेटिक क्वेश्चंस को, ह्यूमन फिजियोलॉजी में डायग्रामेटिक क्वेश्चंस और टेबल्स जितने भी है उसको ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, और समरी पढ़ना मत छोड़िएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जो कि चैप्टर के अंदर में भी नहीं दिया है लेकिन वहां पे स्पेसिफाई किया है, उसको भी देखिएगा। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पूरा बात करूं तो ब्रीथिंग से लेकर डायरेक्ट में या केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन तक का मैं बात करूं तो, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम तक का बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन कैरी ऑन करता ही है। और मेनली बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में इसलिए मैं 3 से 4 दिया हूं यहाँ पे, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स एक अलग टॉपिक है और सर्कुलेशन एक अलग टॉपिक है, तो इसलिए यहाँ पे 3 से 4 दिया है। बाकी ऑन एन एवरेज में बात करूं तो पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी में हर एक पर चैप्टर के हिसाब से बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम, गिरी से गिरी हालत 2 क्वेश्चन तो आएगा ही, तो एनसीईआरटी वहां पे पूरा पढ़ना ही है। और 12th क्लास में मैं बात करूं, 11th क्लास में तो ये 2 से 3 क्वेश्चन तो कैरी आउट कर ही रहा है, और इसके अलावा एनिमल किंगडम आपको देखना है, बायोमोलिक्यूल देखना है। 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा वेटेज वाला है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स है, जैसे गेमेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये सब चीजों को फोकस करना है अपने को। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बात करूं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखिए मैं फिर से यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन दिया हूं। ठीक है, इसका प्रायोरिटी हाई है, देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये हाई प्रायोरिटी है, ये हाई प्रायोरिटी है, ये भी हाई प्रायोरिटी है, ये भी हाई प्रायोरिटी है, और वेरी हाई भी मैं लिखा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ कुछ ऐसे ऐसे चैप्टर्स है जिसको आपको ज्यादा फोकस करना है।
मैं अभी भी फिर से वही बोल रहा हूं, बायो में कोई भी एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बायो हो सकता है आपसे, और बायो एनसीईआरटी बस फोकस करिएगा और पूरे चैप्टर को एक ना एक बार टच करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि एक चैप्टर से यदि एक क्वेश्चन भी बनता है तो आपका 4 नंबर वहां से चल देगा। ठीक है, 4 नंबर तो, और गलत हुआ तो 4 नंबर तो जा ही रहा है, साथ में -1 भी, टोटल 5 नंबर चल देगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बायो को पूरा एनसीईआरटी करना है। बस मैं इसलिए बता रहा हूं जूलॉजी में आपको कि कुछ कुछ चैप्टर्स है जिसको ज्यादा प्रायोरिटी है, ज्यादा देना है, जैसे हाई और वेरी हाई के हिसाब से मैं दिया हूं, ये सब चीज में आपको फोकस करना है। ठीक है, और इसके अलावा 12th क्लास में तो मैं बता रहा हूं ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा वेटेज है। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इवोल्यूशन, ठीक है, ये तीनों को फोकस करना है बहुत ज्यादा। ठीक है, देखिए बच्चा क्या करता है जूलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा पढ़ लेता है, एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू, ठीक है, ये सब छोड़ देता है, ज्यादा फोकस नहीं करता, उसको इंटरेस्ट ज्यादा नहीं आता है करके, एनिमल किंगडम में एग्जांपल बहुत ज्यादा है। वैसे 12th में क्या करता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फोकस करता है, इवोल्यूशन छोड़ देता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इवोल्यूशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो जूलॉजी में 3 चैप्टर्स को फोकस जरूर करिएगा। एक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th क्लास में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इवोल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को फोकस करते हैं और इवोल्यूशन को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं आता, उनको ऐसा लगता है कि कुछ हिस्ट्री वाले चीजें जुड़ रहे हैं उसमें, हम बहुत सारे माया बाया, मिलियन ईयर से गो, बिलियन ईयर से गो, ये सब चीजें होते हैं, एरास होते हैं, तो ये सब चीज उनको याद करने के लिए जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, और उनको इंटरेस्ट नहीं आता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इवोल्यूशन को कमजोर चैप्टर मत समझिएगा। मिनिमम 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हार्डी वेनबर ये सब चीज से आता है। ठीक है, उसको भी फोकस करिएगा। और जूलॉजी में मैं बोलूं तो 11th ज्यादा पोर्शन है, 12th कम पोर्शन है। 12th में बॉटनी ज्यादा पोर्शन का है। ठीक है, तो एक मैं क्या क्या बोल दिया, एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बायोटेक एक ऐसा चैप्टर है, बायोटेक पिछले मैं कुछ सालों से देख रहा हूं, बायोटेक में ना वेटेज वाले कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, मतलब बीटी कॉटन आ रहा है तो बीटी कॉटन ही बार बार आ रहा है। ठीक है, एंजाइम्स के बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का आ रहा है तो बार बार रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स ना बार बार आ रहा है, तो पिछले 10 साल का ना पेपर को एक बार ना आप प्रॉपर वे में देखिएगा। ठीक है, तो बायोटेक में ना पीसीआर तो आता ही है, अल्टरनेट ईयर्स में देखोगे तो पीसीआर का क्वेश्चन आता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान दीजिएगा आप। तो एनसीईआरटी पूरा लाइन टू लाइन पढ़ना है, और यदि आप ना पूरा एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा 11th एंड 12th का प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से, वेरी हाई और हाई के हिसाब से पूरा पढ़ने के बाद आप क्या करना, फिर से एनसीईआरटी पढ़ने मत बैठना, जिससे ना क्या होगा पता है, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप क्या करना, मॉक पेपर लेके बैठना, मॉक फुल सिलेबस वाला। ठीक है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, जो टॉपिक आप भूल जाते हो वही वाला टॉपिक फिर से खोल के एनसीईआरटी पढ़ना। ठीक है, आप यदि बोलोगे कि मैं एक बार पूरा बायोलॉजी पढ़ लेता हूं, पढ़ लेती हूं, फिर वापस से फिर पढ़ते हैं तो एग्जाम फेस में आ जाएगा, और कितने बार पढ़ोगे और कितने बार भूलोगे आप। तो मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट है, समझना है, और मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल्स याद करना है। तो आप इतना लास्ट मोमेंट में इतना जल्दी हैंडबुक नहीं बना पाओगे, इतना शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाओगे। तो मैं प्रॉपर वे में बता रहा हूं, वेटेज के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से चैप्टर्स को देख लो आप। देखने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी एक ही बार पढ़ना, ज्यादा ज्यादा 2 बार पढ़ लेना, रीड करना प्रॉपर वे में। उसके बाद मॉक पेपर बनाना बैठना, मॉक पेपर में फुल सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, और जो टॉपिक आपसे अटकता है, यदि क्वेश्चन नहीं बनता है, उसी दिन आप उस टॉपिक को एनसीईआरटी फिर से खोल के पढ़ लेना। तो उससे क्या होगा, बायो पूरा कमांडिंग में आ जाएगा। ठीक है, बायो में स्कोर अच्छा करोगे, बायो जल्दी पेपर बनेगा, तो आपके लिए समय बचेगा केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। और बायो मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल्स आपको याद नहीं रहेगा तो आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और यदि आपको याद है वही क्वेश्चन आप बार बार बना रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपको क्या दिमाग में याद है, क्या चीज आपके दिमाग में नहीं है, वो मॉक पेपर ही बताएगा आपको। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, डेली आप 90 क्वेश्चंस का, ठीक है, आप बायो पूरा बॉटनी जूलॉजी का पेपर लीजिए, टाइमर चालू करिए और बनाइए, और जो टॉपिक आपसे बनता नहीं है उसको राउंड अप करिए, और उसी दिन खोल के एनसीईआरटी पढ़िएगा। अभी कोई सा भी चीज नया नहीं पढ़ना है, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में फोकस करना है। अलग अलग टीचर्स, अलग अलग नोट्स, अलग अलग चीजों में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अभी फिलहाल बस एनसीईआरटी पढ़ना है बार बार। ठीक है, 1 से 2 बार पढ़िए, मॉक पेपर बनाइए, काफी है इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है,
ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें पढ़ोगे। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना डेप्थ में जाओगे उतना नए नए चीजें खुलते जाएंगे और आपको इंटरेस्ट आते जाएगा और आपका टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना काम का चीजें उतना ही पढ़िए आप, वेटेज के हिसाब से, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से। और पढ़ने के बाद मैं ये वेटेज और प्रायोरिटी इसलिए दिया हूं, जो ज्यादा वेटेज वाला है, जो ज्यादा हाई प्रायोरिटी है उसको पहले पढ़ना है आपको, ठीक है। जैसे कि अभी वेरी हाई है तो इसको पहले पढ़ना है 12th में, ठीक है। और जैसे कि कोई मीडियम टू हाई बोल रहा है उसको बाद में पढ़ना है। वेरी हाई वाले को पहले पढ़ोगे, फिर हाई वाले को पढ़ोगे, फिर मीडियम टू हाई वाले को पढ़ोगे, ठीक है। तो इसलिए वो प्रायोरिटी वाला डिसाइड करेगा आपका, ठीक है। और ये कौन सा चैप्टर कितना क्वेश्चन देगा उसको, बस ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ के जाने पे जूलॉजी में नंबर नहीं आएगा। आपको बायोटेक भी पढ़ना पड़ेगा, आपको इवोल्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा, आपको एनिमल किंगडम भी पढ़ना पड़ेगा, आपको एनिमल टिश्यू भी पढ़ना पड़ेगा। सबको इक्विवेलेंट के हिसाब से पूरा जूलॉजी को पढ़ना पड़ेगा और नया एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी बस पढ़ना है। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी को 1-2 बार पढ़िए और उसके बेस्ड मॉक टेस्ट पेपर बनाइए और पिछले 10 साल का पेपर को देखिए, इतना काफी है, ठीक है। और यदि आपको एनसीईआरटी पढ़ते समय पे कुछ भी चीज ऐसे लगते हैं कि मैं भूल रहा हूं, मेरे को याद नहीं रहेगा, तो वहां पे छोटा सा स्टार मार्क लगा लो या तो हाईलाइट कर दो और एग्जाम के एक दिन पहले वो सब टॉपिक्स को फिर से खोल के पढ़ लीजिएगा और डायग्राम्स को देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके आगे मैं बॉटनी वाले सर को देता हूं और बॉटनी के बारे में आपको बताएंगे कि नीट में आप कैसे अच्छा स्कोर करोगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य वैष्णव है और मैं आपका हूं बॉटनी टीचर। जैसे कि अभी साइंस सर ने बायोलॉजी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे एनसीईआरटी को कवर करने के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं और जूलॉजी के बारे में सब चीज़ कवर भी कर चुके हैं। हमको यहाँ पर कवर करना है बेटा सिर्फ बॉटनी वाला पोर्सन, ठीक है भाई। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि बॉटनी में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर वेटेज ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऑलरेडी बताया जा चुका है कि भाई एनसीईआरटी मतलब अगर बायोलॉजी की बात करें, चाहे बॉटनी की बात करें, चाहे जूलॉजी की बात करें, यहाँ पर कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होता है बेटा जिसको हम स्किप कर सकें। तो हमको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं और पूरी एनसीईआरटी को रीड करना हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बगैर हम जो है नंबर नहीं ला सकते भाई। अगर हम देखेंगे पूरे ओवरऑल नीट में तो भाई बायोलॉजी ही एक ऐसा जो है पोर्शन होता है जहाँ पर नंबर की वेटेज सबसे ज़्यादा होते हैं और आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक भी चैप्टर स्किप करते हैं तो भाई हमारा लॉस है वो। तो हमको यहाँ पर एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना है बच्चे, ठीक है भाई। जितने सारे चैप्टर हैं हर एक चैप्टर को हमको जो है पढ़ के जाना है, रीड करके जाना है। और जैसे कि सभी साइंस सर ने बताया था कि भाई एक भी चैप्टर छोड़ना जो है वो गलत होगा हमारे लिए। एक भी अगर चैप्टर छोड़ते हैं, अगर वहां से एक क्वेश्चन भी हमसे छूटता है तो हमारे 4 नंबर का जो है बेटा लॉस हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि हमको हर एक चैप्टर जो है वो कवर करना है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा कि जैसे अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, लास्ट मोमेंट में कोई भी चीजें काम नहीं आती हैं, है ना भैया। आपके बड़े बड़े नोट्स काम नहीं आएंगे और लास्ट टाइम पे चीजें बन भी नहीं सकती, आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते बेटा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है ना भाई। एनसीईआरटी की ही रीडिंग करनी है मिनिमम। अच्छा, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आपको मिनिमम इतनी बार पढ़ना है ना भाई। लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं, हम अपने बच्चों को बताते हैं कि मिनिमम 5 बार आपको एनसीईआरटी रीड करनी ही है। हर एक चैप्टर मिनिमम 5 टाइम्स रिपीट होने चाहिए, ठीक है। आपको हर एक चैप्टर जो मैक्सिमम आप जितना चाहो कर सकते हो, 5 बार कर सकते हो, 10 बार कर सकते हो, 50 बार कर सकते हो, है ना। लेकिन आपके पास समय बहुत लिमिटेड है, सिर्फ 3 महीने का समय बचा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि जितना हो सके आप एनसीईआरटी की रीडिंग पर ही फोकस करें। एनसीईआरटी के जैसे स्पेशली बॉटनी की बात करें तो आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी याद करनी है बेटा, है ना भाई। लिख लिख के याद कीजिए और एक एक पॉइंट को आपको याद करना है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग कि भाई कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना भाई। जैसे अगर हम 11th की पोर्शन की बात करते हैं तो 11th में 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर वेटेज सबसे ज्यादा होता है। इनमें से सबसे पहले नंबर पर आते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तीसरा हमारे पास आता है बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंड एक हमारे पास निकल के आता है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये 4 ऐसे मेजर चैप्टर्स हैं 11th के जहां पर जो वेटेज होता है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे अगर सेल की बात करते हैं तो सेल से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ही सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से भी 3 से 4 जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बेहतरीन और सबसे इजी चैप्टर्स में से ये दोनों आते हैं, क्योंकि भाई ये वो चैप्टर्स हैं जिन पर बच्चे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये शुरुआत में पढ़ा लिए जाते हैं और इनकी क्या है ना, कई बार जो है रीडिंग हो जाती है और कई बार इसके टेस्ट लिए जाते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर जो है ना बच्चों को बहुत ज्यादा कंठस्थ होते हैं, बहुत अच्छे से याद होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि भाई आप जो है शुरुआत जो है सेल और सेल साइकिल से करें, है ना भाई। ये बहुत वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन जो है, मतलब दोनों चैप्टर का मिलाएं तो लगभग 8 क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं बेटा, ठीक है भाई। 11th में अगर हम जाएं तो एक और चैप्टर आता है जहां पर वेटेज आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट।
जहां पर हम प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इस चैप्टर में खासियत ये होती है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम्पल से आते हैं। ज्यादातर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम्पल से आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि भाई आप इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं, है ना भाई। जितने सारे, जैसे रूट वाला पोर्शन है तो उसमें जितने सारे एग्जांपल दिए हुए हैं वो आप यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है भाई। अगर उसके बाद स्टेम पे चलते हैं, सूट वाले पोर्शन में चलते हैं, तो वहां पर भी मैं चाहूंगा कि जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं मॉडिफिकेशंस के, सारे एग्जांपल जो है आप जो है उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। लीफ के जितने भी मॉडिफिकेशंस है ना भाई, अलग अलग मॉडिफिकेशंस दिए गए हैं लीफ के, जैसे भाई एरियल स्टेम का अलग दिया हुआ है, सब एरियल स्टेम का अलग दिया हुआ है, अंडरग्राउंड स्टेम का अलग दिया हुआ है। तो सभी के हम चाहेंगे कि भाई आप एग्जांपल्स के शॉर्ट नोट्स बनाएं। आपको टाइप याद नहीं करने हैं, आपको उस टाइप के अंदर एग्जांपल्स याद करने हैं, है ना भाई। तो आप सभी चीजों के एग्जांपल्स को जो है उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि यहाँ पर जो वेटेज है बेटा, जैसे हम देखेंगे तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा जो सिर्फ और सिर्फ वही एग्जांपल से आते हैं, है ना भाई। जैसे इस चैप्टर्स में हम एक चीज है जिसको स्किप कर सकते हैं, वो है फैमिलीज। अच्छा, एक्चुअल में क्या है, फैमिलीज के बारे में एनसीईआरटी में जो है दिया नहीं हुआ है। फैमिलीज एनटीए के सिलेबस में जरूर है, लेकिन उनका जो अपडेशन है वो एनसीईआरटी में हुआ नहीं है। तो एनसीईआरटी में जब हुआ नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ये रहेगी कि फैमिली से क्वेश्चन जो है वो नहीं आए, क्योंकि लास्ट 2 सालों में फैमिली से एक भी क्वेश्चन नहीं आए। हाँ, एक ऐसी फैमिली है जहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो है भैया ब्रेसिकेसी, यानी हम बात करेंगे मस्टर्ड फैमिली की, है ना भाई। जो मस्टर्ड फैमिली है वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं बेटा, क्योंकि मस्टर्ड फैमिली का फ्लोरा डायग्राम और फ्लोरा फार्मूला जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो मैं चाहूंगा इस फैमिली से आप 2 चीजें जरूर पढ़ें, मतलब एक फैमिली आपको बिल्कुल पढ़ना ही है। कौन सा फैमिली है बेटा, वो है ब्रेसिकेसी, है ना भाई, जिनको हम लोग मस्टर्ड फैमिली के नाम से जानते हैं। वहां से बिल्कुल क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि वहां पर जो है फार्मूला प्लस डायग्राम जो है वो दिया हुआ है ना। तो इस फैमिली का फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम आप जो है याद करें, बिल्कुल इसको कंठस्थ तरीके से याद करें। अगला जो पॉइंट आता है बेटा वो है हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। यहाँ से भी लगभग जो है बेटा 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 तो आते ही है ना भाई। और बहुत इजी और बहुत ही बोल सकते हैं बेटा अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहां से आप जो है नंबर कवर कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं 11th में जहां पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, जैसे अब एग्जांपल में लेके चलते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम हम ले सकते हैं, एनाटॉमी ले सकते हैं, रेस्पिरेशन ले सकते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम ले सकते हैं। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही, है ना भाई। तो इनको आपको एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलना है, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है भाई, नहीं आते हैं, अभी तक नहीं देखने को मिला है। तो यहाँ से अच्छा, यहाँ पर 11th की बात करें तो एक ऐसा चैप्टर है बेटा जिसको आप स्किप कर सकते हैं चाहें तो, है ना भाई। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि आप स्किप करो, लेकिन हाँ हमारे पास एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम स्किप कर सकते हैं, वो है द लिविंग वर्ल्ड। एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आने की संभावना सिर्फ एक होती है, एक क्वेश्चन जो है मैक्स टू मैक्स आते हैं इस चैप्टर से, है ना भाई। और पिछले 2 सालों में एक भी क्वेश्चन जो है यहाँ से नहीं आया है। पिछले 2 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे, पिछले 2 नीट के पेपर का रिकॉर्ड देखेंगे, तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन जो है वो हमको देखने को नहीं मिला है। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर अब ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई 2 सालों से नहीं आया है, तो हाँ हो सकता है इस साल आ जाए। तो मैं चाहूंगा कि भाई आप स्किप ना करो, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिलते हैं। ये 11 के वो टॉपिक्स हैं जहां से मेजर क्वेश्चंस आते हैं बेटा, है ना भाई, जहां पे आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब बात करते हैं 12th की। तो 12th में 2 ऐसे चैप्टर्स हैं, है ना भाई, जिनका वेटेज सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, जिनमें से एक हमारे पास चैप्टर निकल के आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये हम इसको सिंपल वर्ड में बोले तो एक जो चैप्टर है उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स, दूसरा जो चैप्टर है वो कहलाता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, है ना भाई, या एडवांस जेनेटिक्स हम बोल सकते हैं, ठीक है, मॉडर्न जेनेटिक्स हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं, है ना भाई, जहां पे वेटेज आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। ये दोनों चैप्टर्स ऐसे हैं बेटा जहां से आपको मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 5 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं, है ना भाई। मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है भाई, और ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं बेटा, जैसे अगर हम बाकी चैप्टर्स की बात करते हैं तो वहां से क्वेश्चन जो है ज्यादातर एनसीईआरटी से ही आता है, लेकिन ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा, है ना भाई, जो कि बोल सकते हैं इक्वेशन पर बेस्ड होता है, फॉर्मूले पर बेस्ड होता है, तो वो क्वेश्चन जो है वो आपको एनसीईआरटी से नहीं मिलेगा, है ना। जैसे अगर यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बिल्कुल 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी के डेटा से नहीं आएगा, है ना भाई। वो कहाँ से आएगा बेटा, आउट ऑफ एनसीईआरटी डेटा से आएगा, जुड़ा हुआ होगा, टॉपिक से ही जुड़ा हुआ होगा, लेकिन कहां से आएगा भाई, आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा। तो आपको याद रखना है कि ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर भैया फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना भाई। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है ना भाई। तो एक सीक्वेंस है, अगर 12th में आप रिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले फोकस आपको करना है इन दोनों चैप्टर्स पर, क्योंकि यहाँ पर वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा।
है ना भाई। और याद रखना है बेटा कि ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन इनको कवर करना जरूरी है, इनको छोड़ना ही नहीं है, इनमें से एक भी पॉइंट नहीं छूटने चाहिए। एनसीईआरटी की रीडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, प्लस दूसरा भाई इनको आपको प्रॉपरली रीड भी करना है बेटा, और इनसे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चंस हैं, वो आपको बनाने हैं, आपको सॉल्व करके देखने हैं। उसके बाद 12th में आते हैं, तीसरा ऐसा चैप्टर जो कि ज्यादा वेटेज लेके लगता है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जहां से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पर भाई मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं हर साल। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है भाई 12th में, और इजी भी है ना भाई, इसमें ज्यादा ताम झाम नहीं। जैसे अगर हम देखेंगे 2 ऊपर के चैप्टर्स हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, ट्रिक्स याद करने पड़ते हैं, लेकिन ये ऐसा चैप्टर बेटा जहाँ पे ट्रिक्स नहीं है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, और एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको लिख लिख कर याद करना है, तो आपके बिल्कुल 3 से 4 क्वेश्चन जो है बेटा, यानी कि 12 से 16 नंबर डन हो जाएंगे। ठीक है भाई, उसके बाद अगला जो हम टॉपिक लेते हैं वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जहां पर 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। काफी इजी, सबसे इजी चैप्टर मैं बोलना चाहूंगा 12th के टॉपिक्स में से, है ना भाई, जिनको पढ़ना आसान है, काफी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि भाई इनमें जो है हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए चीजों के बारे में बताया गया है कि भाई कर्ड का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है ना भाई, किन किन चीजों में हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, तो ये आपको करना ही है। ठीक है भाई, इसके अलावा अगर हम जाएंगे तो भाई 12th में कुछ ऐसे पोर्शन है जो पढ़ने के लिए काफी बोरिंग है ना, लेकिन ईजी भी है, वो है बेटा ये तीनों चैप्टर जो कि आते हैं इकोलॉजी के अंदर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दूसरा इकोसिस्टम, तीसरा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जहां तीनों से मिलाकर लगभग, है ना भाई, 8 से 10 क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा है, मिनिमम 8 क्वेश्चन तो आते ही हैं, है ना भाई। तो आप मान के चलिए भाई 6 से 8 क्वेश्चन हम यहाँ से लेके चल सकते हैं, है ना भाई, और इनको आपको करना ही है ना भाई। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर जो है बेटा आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, एनसीईआरटी के टॉपिक्स को याद करने हैं, और आपका जो है बेटा 6 से 8 क्वेश्चन डन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको जिस हिसाब से वेटेज हमने यहाँ पे रखा हुआ है, आपको एक काम करना है, ये जो पीपीटी हमने बनाया हुआ है इसमें आपको ये देख लेना है कि कौन कौन से टॉपिक पे वेटेज ज्यादा है, तो वहां से आप अपना रिवीजन स्टार्ट करें, है ना भाई। अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, 3 महीना बहुत समय होता है, 3 महीने में जो चीजें हैं बेटा वो बदली जा सकती हैं, है ना भाई। जो इम्पॉसिबल है उसको भी पॉसिबल किया जा सकता है, 3 महीने बहुत समय होता है, अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ और बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि आप बॉटनी सब्जेक्ट में भाई 170 प्लस नंबर ला सकते हैं, अगर आप टेक्निक का इस्तेमाल करें। इंपॉर्टेंट चीज़ है रीडिंग, है ना भाई, कम से कम 5 बार आपको रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की, हर चैप्टर 5 बार रीड होने चाहिए। ठीक है भाई, आसान है। तो होता क्या है, शुरुआत में जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम रीडिंग बढ़ाते जाते हैं, एक बार हमने पढ़ा तो समय लगा, लेकिन दूसरे बार में समय कम लगेगा, तीसरे बार में समय कम लगेगा, तो धीरे धीरे क्या होने लगता है भाई, टाइम जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो आप आसानी से 5 बार रिविजन कर सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे अब इकोलॉजी की हमने बात करी, तो इकोलॉजी में कम से कम आपको 6 से 8 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे बेटा। ठीक है भाई, तो ये आपको बिल्कुल पढ़ना ही है एनसीईआरटी की रीडिंग, है ना भाई। अब इसके अलावा, है ना भाई, आपको जैसे बता दिया गया है मिनिमम 5 टाइम, है ना भाई, मिनिमम अगर हम देखेंगे तो 5 बार आपको एनसीईआरटी की रीडिंग जो है वो करनी है बेटा। 5 टाइम आपको एनसीईआरटी रीडिंग करने हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है आपके लिए मस्ट है बेटा। एक मिनट, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है भाई, आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं। ठीक है भाई, जितने क्वेश्चन हो सके आप यहां से लगाएं। ठीक है भाई, लास्ट टाइम पे हमको क्वेश्चन नहीं करने हैं, अभी अभी हमारे पास समय है कि हम सारे क्वेश्चन जो है वो कवर अप कर सकते हैं, तो जितने हो सके, है ना, उतने कवर करें आप क्वेश्चन, है ना भाई। थैंक यू। अब इसके बाद लास्ट हमारा जो केमिस्ट्री का टॉपिक बचता है, उसके लिए मैं बर्मन सर को बुलाना चाहूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष बर्मन है, और मैं आपको बताऊंगा बेटा कि केमिस्ट्री में हम कैसे स्कोर करेंगे, है ना, कैसे हम एक अच्छा स्कोर करेंगे, कैसे अपने स्कोर को इम्प्रूव करेंगे बेटा। जैसे कि आपको अभी पहले फिजिक्स में कार्तिकेय सर ने बताया, और फिर जूलॉजी में आपसे बात हुई साइंस सर की, उसके बाद आपको आदित्य सर ने इन्फॉर्म किया कि हम बॉटनी के अंदर कैसे अपने मार्क्स को इम्प्रूव करेंगे। वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि बेटा केमिस्ट्री के अंदर आप कैसे अपने मार्क्स को इम्प्रूव करेंगे, है ना, कम से कम टाइम में हम अपने मार्क्स को अच्छे से कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसको हमें जानना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमको जानना पड़ेगा बेटा, केमिस्ट्री को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनके वेटेज की बात करेंगे बेटा, किसका वेटेज ज्यादा आता है और किसका वेटेज कम आता है। तो ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते बेटा कि किसी भी चैप्टर का इंडिविजुअल वेटेज, या हम किसी भी चैप्टर को छोड़ सकते हैं कि बहुत कम आता है ना। तो हम केमिस्ट्री के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि किसी भी चैप्टर को छोड़ के चले जाए, चाहे उससे एक ही क्वेश्चन आता हो, हमें हर एक चैप्टर को कवर करना चाहिए।
लेकिन उसमें से कौन से चैप्टर ज्यादा वेटेज रखते हैं, किससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हमें उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए और उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, है ना। तो इस तरीके से हमको पढ़ना है बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें बेटा, तो इसके अंदर जो चैप्टर है अपने पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा बेटा, है ना। जैसे कि इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक होता है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, ये बहुत माइनर से टॉपिक है बेटा, है ना। अगर आप बात करें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तो उसको आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, तो अगर केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं आया तो हो सकता है आपको फिजिक्स में क्वेश्चन मिल जाए उसके लिए। तो इसीलिए इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मान के चलिए बेटा उससे, है ना, वो टॉपिक, है ना, क्योंकि फिजिक्स में भी कवर होता है और केमिस्ट्री के अंदर भी। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर हम अगर बात करें बेटा तो मोल कॉन्सेप्ट की, जो कैलकुलेशन ऑफ मोल वाले क्वेश्चन आते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। तो जब हम मोल्स की कैलकुलेशन करते हैं तो मोल्स की कैलकुलेशन के बाद अगर हम देखें तो परसेंटेज या एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। या अगर हम बात करें बेटा कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री, ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मेनली अगर इसमें बात करें बेटा कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्री और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो अपना इजी टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसको भी अपन नहीं छोड़ सकते, उसको भी अपने को अच्छे से कवर करके जाना चाहिए, क्योंकि अगर केमिस्ट्री में नहीं क्वेश्चन आया तो फिजिक्स में भी आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा क्वांटम नंबर्स। क्या है बेटा? क्वांटम नंबर्स। तो अगर हम क्वांटम नंबर्स की बात करें तो क्वांटम नंबर से मैक्सिमम टाइम्स नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वांटम नंबर्स के अगर हम कोई सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात इसमें करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर वो टॉपिक होता है बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से काफी क्वेश्चन आते हैं और क्वांटम नंबर से काफी क्वेश्चन आते हैं। ये दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से जरूर आएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने होंगे या कवर करने होंगे बेटा, एक तो इसमें बेसिक थ्योरी है जो एटॉमिक मॉडल्स आए हैं स्टार्टिंग में, जैसे थॉमसन एटॉमिक मॉडल हो गया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स हो गया, इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अंदर तो एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है बेटा, है ना। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये कुछ टॉपिक्स है जो हमको कवर करने हैं बेटा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर्स एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको बताया बेटा कि हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म जो आपको सॉल्यूशन चैप्टर में भी हेल्प करेगा या बाकी इन सभी चैप्टर्स में हेल्प करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गया हमारे पास, और क्या बताया मैंने आपको बेटा स्टोइकियोमेट्री हो गया, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो ये टॉपिक्स इससे जरूर कवर करने हैं आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनका जो ये जो तीन टॉपिक्स है बेटा, ये जो तीन चैप्टर है, इनका सबसे ज्यादा हाई वेटेज रहता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो यहाँ से जो एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, एक तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के ऊपर और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी के ऊपर, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के ऊपर। यहीं पे अगर ये नहीं आया तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे बेटा कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बेस पे, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो एक तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन हो गया आपसे जो एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जब भी वर्क डन का क्वेश्चन पूछेगा बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, वर्क डन के क्वेश्चन में आपको खास बात ये ध्यान रखनी है बेटा कि नीट के अंदर जब भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आप देखोगे उठा के, तो हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस का क्वेश्चन पूछेगा। कभी भी उसने रिवर्सिबल प्रोसेस का क्वेश्चन नहीं पूछा सिवाय एक साल के, है ना, 2023 के अंदर उन्होंने एक बार बस रिवर्सिबल प्रोसेस से ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछा है, अदरवाइज नीट में ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी नहीं दिए गए हैं, है ना। हो सकता है वो फिजिक्स में पूछे जाते हो, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है, एक क्वेश्चन बस आया है। उसके अलावा अगर हम इक्विलिब्रियम में बात करें तो इक्विलिब्रियम को हम क्लासिफाई करते हैं बेटा दो पार्ट्स में। इसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ थर्मोकेमिस्ट्री भी होता है। तो थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर जो इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद वर्क डन की कैलकुलेशन के बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तो वो हमारे पास इक्वेशन आती है बेटा डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। भर भर के इस पे क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला इक्वेशन अपने लिए। इक्विलिब्रियम को हम दो पार्ट में डिस्कस करते हैं बेटा, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर बेटा हमसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। एक तो क्या पूछा जाएगा, लीच एटलियर्स प्रिंसिपल के बेस पे, लीच एटलियर्स प्रिंसिपल के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये गिवन रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लीच एटलियर्स प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो ये अपने को अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बेटा, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास जो अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में हम रिलेशन कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1 है, फिर दूसरी इक्वेशन दी है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा K2 है। K1 और K2 में दोनों में हमें क्या निकालना है बेटा, रिलेशन बताना होता है। तो बेसिकली इस टॉपिक को अपन बोलते हैं मल्टीपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मल्टीपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये दो टॉपिक है हमारे पास, किससे, केमिकल इक्विलिब्रियम से। एक मल्टीपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सेकंड वन इज हमारे पास ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अगर आयनिक इक्विलिब्रियम की हम बात करें बेटा, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आते हैं बेटा हाइड्रोलिसिस, है ना। सो हाइड्रोलिसिस, सोल्ट हाइड्रोलिसिस। इसके बाद सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे पास आ गया बेटा। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अलावा अगर हम बात करें बेटा, एक होता है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने बताया आपको बफर सॉल्यूशन बेटा, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आयनिक इक्विलिब्रियम से। या बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे आपसे पूछ लेगा बेटा ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी के बारे में पूछ लेगा, लुईस एसिड बेस थ्योरी के बारे में पूछ लेगा, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बात करें बेटा, तो इसके अंदर गैल्वेनिक सेल आपको पढ़ के जाना है। गैल्वेनिक सेल से क्वेश्चन आने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है बेटा। गैल्वेनिक सेल के अलावा अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें, तो इलेक्ट्रोलिसिस में दो टाइप का क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाता है बेटा। एक तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूछा जाएगा कि हमारे पास एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनता है और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारे से पूछा जाएगा बेटा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर। यहीं से दो जगह से क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोलिसिस के, यही दो टाइप के क्वेश्चन मेजरली पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो कोलरहाउस लॉ भी आपको पढ़ के जाना है। कोलरहाउस लॉ के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। और सेल और बैटरीज वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हमारा ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हो गया हमारे पास। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, कोलरहाउस लॉ और क्या बोलते हैं इसको, बैटरीज। सेल और बैटरीज का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो उसमें कुछ पर्टिकुलर सेल और बैटरीज के बारे में ही हमको डिस्कस करना है। जैसे कि मान लो अगर हमसे बैटरी के बारे में पूछा जाएगा तो हमको ड्राई सेल के बारे में बताना है। एक तो एक लेड स्टोरेज बैटरी पढ़नी है ना, एक हमको हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जरूर पढ़ के जाना है। ये तीन सेल तो मस्ट है बेटा, इंपॉर्टेंट है। अगर सेल बैटरी से क्वेश्चन आया तो इनसे जरूर पूछा जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल काइनेटिक्स में भी ऐसे ही दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशंस। तो ये दो टॉपिक्स इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिस्कस करने चाहिए या इनके क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। और ये तीन चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर इनसे क्वेश्चन नहीं आया तो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री से क्या ही क्वेश्चन आएगा, है ना। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रही बात बेटा सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के अंदर हम अगर कंसंट्रेशन टर्म की बात करें तो ऑलरेडी हम कहाँ पढ़ चुके हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। तो यही सेम काम यहाँ पे करेगा बेटा। इसके अलावा अगर हम सॉल्यूशंस चैप्टर की बात करें तो इसके अंदर एक चैप्टर होता है बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना, या हम इसको बोल सकते हैं CGP, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है बेटा, सॉल्यूशन चैप्टर का फेवरेट है ये। और इसके अलावा जो इसका दूसरा फेवरेट टॉपिक है बेटा, वो है हमारे पास राउल्ट्स लॉ। क्या है बेटा, राउल्ट्स लॉ। ये दो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं इन सभी चैप्टर्स को कवर करके। फिजिकल केमिस्ट्री के सभी चैप्टर लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन बेटा, जैसे हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इनसे 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है बेटा। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो इनसे 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, है ना। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन कम से कम आ सकते हैं बेटा, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से बात करें तो 1-1, 2-2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है बेटा। तो अगर हम हाई वेटेज की बात करें तो ये 3 चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा हाई है, इनका फिर मीडियम है, और इन दोनों का वेटेज थोड़ा सा लो रहता है रिलेटिवली। समझ में आया। तो ये 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये मीडियम प्रायोरिटी पे रखना है, और सबसे लास्ट में ये आपको ध्यान रखना है बेटा। अब फिजिकल केमिस्ट्री तो हम पढ़ लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में फायदा क्या है बेटा हमें, कि अगर हमने मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले से ही हो जाएगा, है ना। उसके लिए मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला या डी ब्रोगली वेव इक्वेशन जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बेटा, पूरी की पूरी इंटरलिंक्ड है।
अगर मैं अपना बेसिक नहीं पढ़ता हूं, जैसे कि IUPAC नोमेनक्लेचर, फ्री का मार्क्स मिलता है बेटा इसमें, फ्री का मार्क्स, ठीक है। अगर आप IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं करके जाते, एक क्वेश्चन तो देगा ही देगा बेटा, समझ में आया? तो ये तो जरूर करके जाना चाहिए, है ना। सबसे इजी चैप्टर है और सबसे जल्दी आंसर होगा, आपका टाइम सेव करेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो पार्ट है ना बेटा, ये पार्ट, ये आपका टाइम सेव करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा आइसोमेरिज्म, यहां से भी क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना है बेटा। और आइसोमेरिज्म में हम जानते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल ज्यादा इजी होता है, आया तो एक क्वेश्चन आएगा बेटा, नहीं तो जो भी क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म से आए, क्योंकि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल से भी आ सकता है और ऑप्टिकल से भी आ सकता है, और 2 से 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है ना। तो इससे तो एक क्वेश्चन आ सकता है ना, इसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अपना एक क्वेश्चन भी इसमें से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे सब लोग उसको सही करके आओगे, और अगर आपने वो क्वेश्चन गलत किया जो सबका सही है, तो आप रैंक में थोड़ा पीछे रह जाओगे बेटा, है ना। तो इसीलिए इसको जरूर करना है, इसको भी करना है बेटा। इसका वेटेज थोड़ा कम है, इसका वेटेज ज्यादा होगा। अगर हम जीओसी की बात करें बेटा, तो ये तीनों चैप्टर मिला के, IUPAC नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और जीओसी, ये तीनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक होते हैं। इनको अगर हमने अच्छे से कर लिया तो ये सब कुछ हमें समझ में आएगा। और अगर ये हम अच्छे से नहीं करेंगे तो बेटा इनमें बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर इनमें सिर्फ रटना रह जाता है। तो इनको अच्छे से करेंगे, इसमें आपको सिक्वेंशियली ही चलना पड़ेगा। आप ये चैप्टर्स करोगे उसके बाद ही ये समझ में आ पाएंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आप हाइड्रोकार्बन में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट इसमें आपको याद करने हैं बेटा। इसके अंदर एक रिएक्शन होती है बेटा, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस तो हम एल्कीन का भी कराते हैं और एल्काइन का भी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, क्योंकि ओजोनोलिसिस से क्या बनेगा, या तो एल्डिहाइड बनेगा, या कीटोन बनेगा, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये सारी रिएक्शन हम कहां पढ़ेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एक ही रिएक्शन दो चैप्टर में इंक्लूड हो रही है, इसीलिए हमारे पास ओजोनोलिसिस एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा एल्कीन। अगर मैं हाइड्रोकार्बन के अंदर बात करूं तो हाइड्रोकार्बन में हम 4 पार्ट करते हैं बेटा, एक एल्केन, उसके बाद एल्कीन्स, एंड देन एल्काइंस, और इसके अलावा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन और एल्काइन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एल्केन जो हमारे पास एल्केन है वो बहुत छोटा सा है, बहुत कम रिएक्टिव नेचर का होता है, इसीलिए उसकी रिएक्शंस भी बहुत कम है, तो उससे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन एल्कीन की जो रिएक्शन है वो लगभग काफी रिएक्शंस एल्काइन भी देता है। तो अगर आपने एल्कीन अच्छे से कवर कर लिया, एल्काइन भी उसके साथ ही कवर हो जाता है। तो एल्काइन को पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपने एल्कीन को अच्छे से पढ़ा है। तो एल्कीन में जैसे मैंने आपको बताया बेटा, ओजोनोलिसिस आप पढ़िए, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत सारी रिएक्शंस आपकी कवर कर लेगा, एल्कीन की भी और एल्काइन की भी। इसके अलावा एक रिएक्शन हम पढ़ते हैं बेटा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब कराएंगे, अगर एल्कीन में कराया तो अल्कोहल बनता है, और अगर हमने किसमें एल्काइन में कराया तो एल्डिहाइड और कीटोन बन सकता है। तो हमारे पास ये इन चैप्टर्स में भी काम आएगी। ऐसे ही सिमिलरली एक रिएक्शन होती है बेटा, OMDM रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अलावा अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें बेटा, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके अंदर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं पर्टिकुलरली, जैसे नाइट्रेशन रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे बेटा। नाइट्रेशन के अलावा सेकंड हम इसमें सल्फोनेशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं बेटा। सल्फोनेशन के अलावा हेलोजिनेशन रिएक्शन, ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हेलोजिनेशन, ये 3 रिएक्शन आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा एक रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ते हैं बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये 4 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए। अगर हम इसके आगे बात करें बेटा, तो यहाँ पे हम एक रिएक्शन और पढ़ लेते हैं बेटा, बेंजीन डायोरेनियम सोल्ट की रिएक्शन। बेंजीन डायोरेनियम सोल्ट की रिएक्शन क्या है, अपना यहाँ भी काम आती है और एमीन्स में भी काम आती है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा आपसे कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब इंटरलिंक्ड है बेटा। आप स्टार्टिंग से लेके चलेंगे और आपको 1 बाय 1 एक एक चैप्टर कवर करते जाना है। और अगर आपने ये 2 चैप्टर अच्छे से कवर कर लिए बेटा, तो ये सारे चैप्टर भी आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। दूसरा,
अगर हम बात करें बेटा एल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर, तो एल्कोहल फिनोल ईथर ये सारे ऊपर वाले चैप्टर से लिंक्ड रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, जैसे एक हम यहाँ पे पढ़ते हैं बेटा हेलोफोम टेस्ट। क्या पढ़ेंगे? हेलोफोम टेस्ट। वो आप जरूर पढ़ के जाइए बेटा, उस पर जरूर क्वेश्चन आएगा, है ना। डिफरेंशिएशन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ जरूर पढ़ के जाइए बेटा, टेस्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं, इनके टेस्ट जरूर पढ़ के जाइए। सिमिलरली बेटा एल्कोहल फिनोल्स के टेस्ट पढ़ के जाइए, यहां से जरूर क्वेश्चन आता है। तो इनके टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एल्कोहल का हो, चाहे फिनोल्स का हो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, तो इनके टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर आप कवर करके जाइए। सिमिलरली एमीन्स के अंदर भी एमीन्स को आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट पढ़ के जाइए। जैसे एक रिएक्शन यहाँ पे हम पढ़ते हैं बेटा कार्बाइल एमीन रिएक्शन, है ना, जिसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट एमीन्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। एक हिंसबर्ग रिएजेंट हम पढ़ते हैं बेटा, हिंसबर्ग टेस्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एमीन्स के अंदर भी सभी के, चाहे वो एमीन्स हो बेटा, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो, चाहे एल्कोहल्स हो, इन सभी के टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इसके अंदर हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा, फिनोल के अंदर एक रिएक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है राइमर टीमन्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। आप जितनी भी नेम रिएक्शंस पढ़ोगे उनको सबको अलग से लिख लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वही यूज होती हैं और मैक्सिमम वही आएंगी। जैसे यहाँ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा बेटा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऐसी एक रिएक्शन आप पढ़ोगे बेटा कैनिजारो रिएक्शन, है ना, कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा। ऐसे ही हमारे पास एक रिएक्शन है बेटा होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, जो आप इधर पढ़ोगे एमीन्स के अंदर, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, इन सब चैप्टर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो इनमें इंटरलिंक बहुत है। अगर आप कोई भी चैप्टर छोड़ते हो तो आपका दूसरा चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करो तो बेटा बायोमोलिक्यूल्स को आप जूलॉजी में भी पढ़ते हो। यहाँ पे अलग टाइप से क्वेश्चन आता है, जूलॉजी में अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, लेकिन हमारे पास मटेरियल तो सेम रहेगा, पढ़ तो हम बायोमोलिक्यूल्स ही रहे हैं। तो जो नॉलेज आप यहाँ लोगे बेटा, जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पढ़ोगे वहां भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आएगा, और जो कॉन्सेप्ट आप वहां पढ़ोगे वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी आपको हेल्प करेगा। तो ये जरूर पढ़ना है बेटा बायोमोलिक्यूल्स, ये दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जूलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर हम बात करें बेटा प्यूरिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं बेटा। जो सबसे बड़ा लॉस अपना कर लेते हैं ये प्यूरिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन इसको सब छोड़ के जाते हैं, और अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो मतलब गए, है ना। तो इसको जरूर पढ़ के जाना है बेटा। तो हमारे पास प्यूरिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर इस बार की भी हम कुछ शिफ्ट की बात करें बेटा, जेईई मेंस के अंदर भी ये प्यूरिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा, जिसको सबसे कम इंपॉर्टेंट मान के छोड़ देते हैं। तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये आएगा ही नहीं, हम ऐसा भी नहीं बोल सकते, और किसी के लिए भी ऐसा नहीं बोल सकते कि ये आएगा ही आएगा बेटा। जो आ जाता है पेपर में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आप ध्यान देंगे बेटा, प्यूरिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या पेपर में आ जाए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत छोटा सा टॉपिक है तो जरूर पढ़ के जाइए। और जनरली मैंने ऐसा देखा है बेटा कि जब हम ऐसा कोई टॉपिक छोड़ के जाते हैं, अक्सर हमें उसी से क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। तो वो हमारा टेम्परामेंट खराब कर देता है या हमें डीमोटिवेट करता है एग्जाम के अंदर। और नीट के अंदर एक एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू है बेटा, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको -5 जाता है सीधे, और -5 मार्क्स का मतलब है आप रैंकिंग में इधर उधर हो जाते हो एकदम। तो अपना कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना तो है ही नहीं, पढ़ के तो सब जाना है। इससे भी अगर हम बात करेंगे तो एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा बेटा, लेकिन एक से ज्यादा भी आ सकता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं कंसीडर करते हैं लोग, लेकिन जब आ जाएगा तो फिर क्या करोगे वहां पे। इसीलिए पढ़ के जरूर जाना है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए जरूर कवर करिए बेटा, ठीक। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये 3 चैप्टर्स का बहुत वेटेज है। जैसे कि हम बात करें बेटा पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल अगर आपने अच्छे से कवर किया है तो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। ये आपको पी ब्लॉक को समझने में और डी एंड एफ ब्लॉक को समझने में काफी हेल्प करता है। इवन पूरी केमिस्ट्री को समझने में पीरियोडिक टेबल का अपना इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। अगर ये पीरियोडिक टेबल आपने अच्छे से कर लिया, इसमें से तो क्वेश्चन आएंगे ही, इसके अलावा आप बहुत सारे और चैप्टर्स को भी डिटेल में समझ सकते हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है केमिस्ट्री के अंदर अगर आप पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ते हो, आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आता है बेटा। इसके अलावा अगर हम इस
चैप्टर के अंदर बात करें, पीरियोडिक टेबल चैप्टर के अंदर बात करें, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेटा वो ऑर्डर ऑफ साइज पूछा जाता है, कि हमारे पास ये एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनमें लेफ्ट टू राइट जाने पर कौन डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, है ना। दूसरा जो क्वेश्चन आता है बेटा, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर पूछा जाएगा, है ना। सबसे पहला ऑर्डर ऑफ साइज, एक आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये 4 टॉपिक हैं बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर, इनके अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। पहला ऑर्डर ऑफ साइज, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, तीसरा आपसे पूछा जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और चौथा आपसे जो पूछा जाएगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यही 4 टॉपिक से पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आता है, ये आपको करना ही करना है बेटा, समझ में आया। वेटेज भी अच्छा खासा है। इसके अलावा अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग, हो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बहुत सारी थ्योरीज हम पढ़ते हैं, जिन थ्योरीज में एक थ्योरी आती है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है बेटा, सिर्फ एक टॉपिक से, समझ में आया। तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हाइब्रिडाइजेशन से भी नहीं आया तो बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो कहीं नहीं गई आपकी, जरूर क्वेश्चन देगा बेटा। तो इसके अंदर अगर हम बात करें बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन अपने पास एक कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके अलावा आप एक देख सकते हो बेटा डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो जो मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और डाइपोल मूवमेंट, ये 3 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा अगर वो छोटा मोटा कोई टॉपिक पूछना चाहेगा तो वो पूछेगा बेटा आपसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी जगह वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को समझने में भी हेल्प करता है। कब हमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, कब माइनर प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा कंपाउंड हमारा ज्यादा स्टेबल बनेगा, कौन सा कम स्टेबल बनेगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैंने आपको 4 टॉपिक बताए हैं, आप लिख के ले सकते हैं बेटा कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जैसा कि हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, डाइपोल मोमेंट, और उसके अलावा मैंने आपको बताया बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये अपने लिए। इसके अलावा अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएंगे वो, तो एक आता है बेटा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, है ना। तो बॉन्ड एंगल एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है बेटा, कई बार उसमें बच्चों को कंफ्यूजन ज्यादा होती है, इसीलिए बच्चों को उसका क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है ना। तो हमारे पास बॉन्ड एंगल का जो क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बस इतना ही है, वरना इंपॉर्टेंट वो भी काफी है। तो हमारे पास इसमें 4-5 टॉपिक हो गए। जैसे मैंने आपको बताया बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर आप 4 टॉपिक करके जाइए अच्छे से कवर। जैसे पहला मैंने आपको क्या बताया, आयनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ साइज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिमिलरली केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी आप ऐसे ही 4 से 5 टॉपिक आपको जरूर कवर करने चाहिए, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, डाइपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ में आया। ये अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्लियर। अगर हम नेक्स्ट बात करें बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, तो नीट के 2 टॉपिक बहुत ज्यादा फेवरेट है, इसमें 3 टॉपिक मान लीजिए आप। सबसे पहला IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे ज्यादा फेवरेट है उनका। दूसरा, उसके बाद अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद देखें तो वो आता है आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइसोमेरिज्म के अंदर भी आपको स्ट्रक्चरल पढ़ना है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना है, ठीक है। तो ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट हो गया। तो 2 टॉपिक हो गए, एक IUPAC नोमेनक्लेचर और एक आइसोमेरिज्म। अगर उसके बाद उनको क्वेश्चन पूछना है तो बेटा वो पूछेंगे CFSC, कैलकुलेशन ऑफ CFSC। ये 3 टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के मोस्ट फेवरेट टॉपिक है बेटा, यहीं से क्वेश्चन आना है कंफर्म, ठीक। अगर आपको P ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है बेटा, तो P ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ने में आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा बेटा पीरियोडिक टेबल। अगर आप P ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे बेटा, तो P ब्लॉक एलिमेंट में से आपको क्या क्या पढ़ना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो P ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो आपके ग्रुप हैं बेटा, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18, ये सारे जो ग्रुप हैं, इनके अंदर जो एलिमेंट है, उन एलिमेंट की जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो आप जरूर पढ़िए, जो भी क्वेश्चन आएगा उन्हीं से आएगा। दूसरा, अगर क्वेश्चन किसी कंपाउंड से रिलेटेड आता है तो कोई केमिकल रिएक्शन आने के चांसेस बहुत कम है,
क्योंकि अगर आप नीट का सिलेबस देखोगे तो वो केमिकल रिएक्शन बेस्ड वहां पे नहीं दिया गया है। या तो वो जनरल प्रॉपर्टीज पूछेगा किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स की, दूसरा अगर उनको पूछना होगा तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे बेटा। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं बेटा, कि जैसे हमारे पास ओलियम है तो ओलियम का स्ट्रक्चर बनाइए, कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। मार्शल्स एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए, तो यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं, जो हमारे पास सल्फर के ऑक्सो एसिड्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर पूछ लेता है स्ट्रक्चर बेस्ड। जैसे नाइट्रोजन के हमारे पास कुछ ऑक्साइड्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स पूछ लेगा बेटा, तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है। डी एंड एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें तो डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर अगर मैं पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो हमारे पास टॉपिक आते हैं, डी ब्लॉक्स में सबसे ज्यादा वो जनरल प्रॉपर्टी पूछता है हमारे पास, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनमें आपका एटॉमिक साइज आ जाता है बेटा, इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है ना, इनका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा बेटा, तो उनके वेरिएशन के बारे में आपसे डिस्कस करेगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक तो यहां से क्वेश्चन आएगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ सकता है आपसे। दूसरा, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में उसने किसी कंपाउंड से या कोई केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा तो वो दो ही जगह से क्वेश्चन आ सकता है, या तो पूछेगा बेटा KMnO4 के बारे में, या पूछेगा आपसे K2Cr2O7। यही दो कंपाउंड्स के बारे में ज्यादा पूछा जाता है बेटा, या तो KMnO4 या K2Cr2O7। आप इसी से क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा एक आता है हमारे पास DD ट्रांजिशन, कलर बताना होता है कि हमारे पास कंपाउंड कैसा होगा, कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा, जिसमें एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा DD ट्रांजिशन, या एक कॉन्सेप्ट होता है LMCT या MLCT। बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं चार्ज ट्रांसफर, है ना। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आ सकता है और इसको हम डी एंड एफ ब्लॉक में भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास DD ट्रांजिशन है, इसकी वजह से हमारे पास जहां भी DD ट्रांजिशन होती है कंपाउंड कलर्ड होते हैं, जनरली ऐसा देखा जाता है। हर बार ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ये कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो ही जगह से क्वेश्चन पूछता है बेटा, सिलेबस भी अगर आप देखोगे तो एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, दूसरा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। तो दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और दूसरा यहाँ पे KMnO4 और K2Cr2O7 से रिलेटेड क्वेश्चन। और अगर हम चार्ज ट्रांसफर की बात करें और कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात करें तो हमारे पास DD ट्रांजिशन, LMCT और MLCT, ये एक टॉपिक हो गया बेटा, जो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर भी यूज होता है। अगर सोल्ट एनालिसिस की बात करें तो इसको भी बच्चे अक्सर छोड़ के जाते हैं बेटा, कंफर्म में क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे, तो सोल्ट एनालिसिस को भी जरूर पढ़ के जाइए, है ना। क्वेश्चन कंफर्म आता है, आपको बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस याद नहीं रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट इसमें से जरूर कुछ इजी क्वेश्चन भी जरूर आएगा, और एक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन इसमें से आता है, बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। फ्री का 4 नंबर मिलता है, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा बेटा, और डिफिकल्ट आएगा, तुमसे नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा, ऐसा आ जाएगा। तो सोल्ट एनालिसिस के अंदर जो कम से कम इजी क्वेश्चन आएगा, कम से कम उतना तो पढ़ के जाइए। एटलीस्ट एनायंस का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं उसको तो आप एटलीस्ट पढ़ के जाइए बेटा, बहुत इजी होता है। केटायन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, केटायंस के टेस्ट पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एनायंस का टेस्ट पढ़ना बहुत आसान है, एनायंस के टेस्ट भी इजी हैं, तो आप उनको जरूर पढ़ के जाइए। एटलीस्ट अगर वहां से एक क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट आपका कम से कम 4 नंबर एक्स्ट्रा आएगा, जो बाकी बच्चों का नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप ये सब कुछ कवर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।